Hello, dear students. Today I will cover the topic of Center of Origin of Croplands या फसल पौधों के उत्पत्ति केंद्र। उत्पत्ति केंद्र या origin क्या होते हैं? इसकी अवधारणा 1926 में एना वेवेलोव ने दी थी। उत्पत्ति केंद्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या तो डोमेस्टिकेट या ग्रामीण पाले गए हों या सबसे पहले वहाँ पे कोई उन्होंने डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज या ऐसी कोई लक्षण डेवलप किया हो जो हेल्पफुल हो। दूसरा, प्लांट डोमेस्टिकेशन कभी भी रैंडम नहीं रही है, यदा कदा कहीं से भी डोमेस्टिकेट नहीं हुई है। तो कुछ विशिष्ट क्षेत्र में ही डोमेस्टिकेशन या ग्रामीण का शुरुआत हुआ है। मुख्यतः प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स इज द बेसिस फॉर सेंटर ऑफ ऑर्चिड। कहीं भी उत्पत्ति की होती है तो वहाँ पे वाइल्ड रिलेटिव्स कैन से जो उसके जंगली संबंधी हैं उनका होना आवश्यक है। अगर वहाँ पे जंगली संबंधी नहीं है तो हम उसको सेंटर ऑफ ऑर्जिन नहीं मानेंगे। इन कारणों की वजह से ही जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं किसी भी क्रॉप प्लांट के, वो मैक्सिमम एडेप्टिवनेस या अनुकूलन शो करते हैं। ये सारे जो उपरोक्त पॉइंट्स हैं या कंक्लूजन्स हैं वो समराइज किए गए हैं इस बुक में, द ओरिजिन, वेरिएशन, इम्यूनिटी एंड ब्रीडिंग ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, जिसको 1926 में दिया गया और 1951 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया रशियन से, जो कि एन.आई. वेवेलोव ने लिखा था। अल्फोंसो डी कैंडोल, यहाँ पे हम दो पायनियर साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम जो है अल्फोंसो डी कैंडोल, ये एक नोन्ड स्विस बॉटनिस्ट थे और 1778 से 1841 के बीच भी इन्होंने कार्य किया। डी कैंडोल ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने मैसिव टोम ऑन प्लांट ज्योग्राफी के बारे में बताया कि सभी स्पीसीज का जो डेरिवेशन है, प्राप्ति है, वह एक स्पेशली क्रिएटेड इंडिविजुअल से होती है। और 1882 में उन्होंने बुक लिखी ऑरिजिन दी प्लांटस कल्टिवेस। ये बुक जो थी फर्स्ट इंडिकेट करती थी क्षेत्रों के बारे में कि जहाँ सबसे पहले डोमेस्टिकेशन शुरुआत हुई, जैसे चाइना, साउथ वेस्ट एशिया, उसमें इजिप्ट भी है और ट्रॉपिकल एशिया भी है। फिर सेकंड और बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है निकोलाई इवानोविच वेविलोव, जिन्हें हम वेविलोव या एन.आई. वेविलोव के नाम से जानते हैं। वो 1887 से 1943 के बीच में उनका जीवन काल रहा है। ये भी एक रिनोन्ड रशियन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट जेनेटिक डायवर्सिटी पे थ्योरी दी है। सबसे प्रथम ही उन्होंने हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स बताया और लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन 1922 में प्रतिपादित किया। ये सारे जो कॉन्सेप्ट उन्होंने जेनेटिक्स, क्रोमोसोम या एनाटॉमिकल डेटा या फाइटोजियोग्राफिक डेटा, बायोसिस्टमैटिक्स, इनके आधार पे दिया। मतलब इन्होंने जो भी कंक्लूजन दिए उनका एक साउंड साइंटिफिक प्रूफ था। इन्होंने ये बताया कि जो लाइक एरियाज ऑफ ओरिजिन होते हैं वही होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एंसेस्टर्स या जंगली पूर्व या जंगली संबंधी उगते हैं। 1926 में, जैसे मैंने पूर्वोक्त स्लाइड में आपको बताया, 1926 में उन्होंने एक बुक लिखी स्टडीज ऑन ऑरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जिसमें क्रॉप ऑरिजिन का डिस्कस किया गया। बाद में 1951 में यही बुक इंग्लिश में कन्वर्ट की गई। नाउ कम टू व्हाट वेविलोव ट्रेवल डिस्क्रिप्शन। वेविलोव ने जीन सर्च के लिए एक्सपीडिशन या समुद्री यात्राएं की या विदेश यात्राएं की। उनकी संस्था से 1921 से 1934 के बीच में 180 यात्राएं की गई।
जिसमें 65 देशों को कवर किया गया और वो स्वयं 52 देशों में गए। वेबिलाउ ने ओरिजिनल जो है फाइटो जोग्राफिक मेथड का उपयोग किया प्लांट रिसोर्सेस को पूरे विश्व के सभी देशों से कलेक्ट करने के लिए। उनकी जो जानकारी थी, नो हाउ, उनके आधार था कि कहाँ पे जाना है जहाँ पे वेरिएबिलिटी मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हर देश में घूमने चले गए हों और वहाँ से कलेक्शन किया हो। जहाँ पे डाइवर्सिटी थी उन्होंने वहीं एक्सपीडिशन लॉन्च किया। अपने कलेक्शन से उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक ऑल यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, जो रशियन इंडस्ट्री थी, से जर्म प्लांट कलेक्शन की। वहाँ पे 36,000 जो है वीट के सेक्शन, 10,000 मेज के, 23,000 लेग्यूम्स के, 18,000 वेजिटेबल्स के, 12,000 स्मॉल फ्रूट्स के, 23,000 फॉरेस्ट या चारा के, कुल मिलाकर के आप 2.5 लाख एसेशन इकट्ठे किए एनआई वेबिलॉग ने। और ये सभी जो कलेक्शंस थे जिनमें रिच डाइवर्सिटी थी, उनको थोरो स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस इन डिफरेंट जोग्राफिकल जोन्स ऑफ कंट्री। तो सभी कलेक्शंस की उन्होंने प्रॉपर जो है साइंटिफिक स्टडी भी की, करवाई, और उसके बाद में कंक्लूजन पे आए। ये देख सकते हैं जो रेड मार्क्ड लाइन है, ये वेबिलॉ की एक्सपीडिशन लाइन है थ्रू आउट द वर्ल्ड में। वो कहाँ कहाँ गए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो चाइना के रीजन में आए, इंडियन रीजन में भी घुसे, मिडिल ईस्ट, ये अफगानिस्तान में भी गए, ये आपका जो मिडिल ईस्ट का पोर्शन है, ये अफ्रीका का पोर्शन है, ये यूरोप का पोर्शन है, ये साउथ अमेरिका का पोर्शन है, ये नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है। ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कवर किया। नाउ ही गेव concept that primary center of origin। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन जो होते हैं जहाँ पे सभी कल्टिवेटेड स्पीसीज का उत्पत्ति केंद्र होता है इन दिस प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन, और उसके बाद में वो स्प्रेड होते हैं दूसरे क्षेत्र में जहाँ पे कल्टीवेशन इसका किया जाता है। तो इसके मुख्य लक्षण हैं, यहाँ पे वाइल्ड स्पीसीज उपस्थित होती हैं, वाइल्ड स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड स्पीसीज में भी डाइवर्सिटी है, विविधता होती है, या फिर जो है नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज प्रेजेंट होती है, मतलब जो है स्थानीय जो जातियां हैं वो उपस्थित होती हैं। और मुख्यतः जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, ये डोमिनेंट जीन्स मतलब प्रभावी जीन्स का सोर्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवोल्यूशन के स्टेप्स कैसे होते हैं। पहले कोई स्पीसीज वाइल्ड होती है, वाइल्ड के बाद ये वीडी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मतलब वीड खरपतवार के रूप में, और फिर खरपतवार से सिलेक्शन होने के बाद में ये कल्टीवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे कोई प्लेस जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी है, किसी प्लांट स्पीसीज की भिन्नता है, और वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है कोई भी वाइल्ड रिलेटिव्स, तो ऐसे क्षेत्रों को हम सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आप अपना टर्म्स थोड़ा क्लियर कीजिए कि सेंटर ऑफ ऑरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी को दोनों को वेबिलॉग ने डिफाइन किया है। जहाँ पे वेरिएबिलिटी तो है लेकिन वाइल्ड रिलेटिव्स का प्रेजेंस नहीं, इट मीन्स टू से कल्टिवेटेड फॉर्म्स में वेरिएबिलिटी है, विविधता है, तो हम कहेंगे कि वो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है। लेकिन जहाँ पे वेरिएबिलिटी भी है, वाइल्ड रिलेटिव्स भी हैं, वीडी रिलेटिव्स भी हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ऑरिजिन। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी को हम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन भी कह सकते हैं। उत्पत्ति का ये द्वितीय केंद्र हो जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिटी, द वेरिएशन बिटवीन एंड विद इन क्रॉप एंड बिटवीन क्रॉप एंड वाइल्ड रिलेटिव। तो फसल विविधता वो होता है जहाँ पे वेरिएशन हो, किसके बीच में हो, क्रॉप्स के बीच में हो, दो डिफरेंट क्रॉप्स के बीच में हो, और वाइल्ड रिलेटिव्स के बीच में हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने जो पे रेड स्टार मार्क्ड जो एरियाज है वो
प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन के मार्क्ड है। नाउ कम सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता के जो स्रोत कौन से हो सकते हैं, तो वेविलोव ने बताया है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एक तो विविधता का सोर्स है। दूसरा, लंबे समय तक अगर ये एक्यूमुलेट होता रहता है नेचुरल मेथड से या सिलेक्शन से या फिर स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर से, जो चयन होने का जो प्रेशर है नेचुरल सिलेक्शन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, चयन का दबाव हम कहेंगे, अगर उच्च चयन चयन दबाव होता है तो भी वो चेंज हो जाता है, वेरिएबिलिटी आ जाती है। या हम स्पीसीज को आइसोलेट कर दे तो न्यू स्पीसीज बन जाती है स्पेसिएशन के थ्रू। और अगर हम इनब्रीडिंग कराएंगे तो भी स्पीसीज में वेरिएशन आ जाता है, डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाती है। इन दिस स्लाइड आप देख सकते हैं कि मैंगो को यहाँ पे डिफाइन किया गया है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन के परिप्रेक्ष्य में। ये जो ग्रीन मार्क एरिया है ये बेसिकली प्राइमरी सेंटर को डिनोट करता है मैंगो के। मतलब आप देख सकते हैं ये इंडिया का टोटल रीजन है जिसमें बांग्लादेश भी आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है और कुछ हिस्से जो है इधर वेस्ट बंगाल के हैं। ये प्राइमरी सेंटर है और उसके बाद में ये जो येलो मार्क्ड एरिया है जहाँ जहाँ पे इसका स्प्रेड हुआ है ये जो है इसकी सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन है। तो सेकेंडरी सेंटर क्या है, जहाँ पे मैक्सिमम वेरिएबिलिटी हो, प्रेजेंस ऑफ वीड फॉर्म हो, कल्टिवेटेड फॉर्म भी हो, लेकिन वाइल्ड रिलेटिव्स ना हो, ओनली रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट हो लार्ज नंबर में, अप्रभावित जो जीन्स है वो बड़ी संख्या में उपस्थित हो, तो ऐसे क्षेत्रों को हम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन कहेंगे। एक और एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एब्सिनियन सेंटर ऑफ ऑरिजिन को बताया गया है। ये जो ग्रीन मार्क्ड एरिया ये एब्सिनियन सेंटर ऑफ ऑरिजिन है। यहाँ से एक ग्रीन एरो, रेड एरो और ब्लू एरो को दिखाया गया है और ये है येलो मार्क्ड एरिया। तो बेसिकली यहाँ पे कल्टिवेटेड फॉर्म ऑफ व्हीट, बार्ली, पी, फ्लैक्स एंड लेंटिल आर प्रेजेंट इन एनॉर्मस रिच वेरिएबिलिटी। इस कंडीशन में रिच वेरिएबिलिटी पाई जा रही है यहाँ पे इन सभी की। बट बेसिकली टेट्राप्लॉइड व्हीट इज प्रेजेंट इन वाइल्डेस्ट फॉर्म। यहाँ पे टेट्राप्लॉइड व्हीट जो है वाइल्डेस्ट फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन नन ऑफ दीज क्रॉप्स वाइल्ड रिलेटिव एग्जिस्ट। यहाँ पे इन्हीं सब का कोई वाइल्ड रिलेटिव नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट टेट्राप्लॉइड व्हीट का वाइल्डेस्ट फॉर्म मिल रहा है। इट मीन्स टू से कि ये जो क्षेत्र है ये जो है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन है इन क्रॉप्स के लिए। सेंटर ऑफ ऑरिजिन तो है लेकिन सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन है, नॉट प्राइमरी सेंटर है। यहाँ पे रबर एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है कि रबर एक्चुअली में ये साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ और वहां से ये ट्रेवल पाथ होते हुए ये अफ्रीका को क्रॉस करते हुए इंडिया को क्रॉस करते हुए यहाँ पे ये मलाया पहुंचा। मलाया पहुंचा बेसिकली ये अमेजन बेसिन में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन इसकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है कल्टीवेट होती है मलाया में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रेवल पाथ लंबा हो सकता है और वेरिएबिलिटी किसी दूसरे जगह भी पाई जा सकती है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर को समझ सकते हैं। अब कब होगा सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ऑरिजिन को बराबर मानेंगे, तो वेविलोव कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ बोथ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड वेरिएबिलिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ डोमिनेंट जीन्स। जब दोनों जगहों पे वाइल्ड रिलेटिव्स भी मिलेंगे, वेरिएबिलिटी भी मिलेंगे और डोमिनेंट जीन्स के कंट्रोल में होंगे, तब जाके हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ ऑरिजिन बराबर है। Now come to the new term microcenter.
सूक्ष्म केंद्र, उत्पत्ति के सूक्ष्म केंद्र। तो उत्पत्ति के सूक्ष्म केंद्र क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे केंद्र जो लोकेट होते हैं छोटे से जोग्राफिकल एरियाज में ग्लोब के। वो कितना ये जो है माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं, एशिया में, अफ्रीका में, या भूमध्य सागर के तट में, या साउथ और सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे ट्रिमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी फसल की होती है। मतलब कहना चाहिए विविधता के क्षेत्र के अंदर में भी कोई ऐसा सूक्ष्म क्षेत्र जहाँ पे किसी फसल पौधों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आनुवंशिक विविधता मिलती है, तो हम ऐसे क्षेत्र को कहेंगे माइक्रो सेंटर या सूक्ष्म केंद्र। माइक्रो सेंटर जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं वैल्यूएबल प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए। और दूसरा इनका दूसरा रोल भी है कि हम स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज का करते हैं। मतलब जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है उसकी उसके विकास की भी हम स्टडी हम वहाँ से कर सकते हैं। वेबेलो के अनुसार मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और मुख्यतः इसके पेरीफेरी में होती है, जबकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डोमिनेंट जीन्स जो होता है in the form of wild relatives present at the center of the distribution. तो center of the distribution में maximum dominant genes in the form of wild relatives उपस्थित होते हैं। The concentration of dominant genes in decreases toward periphery। जैसे आप देख सकते हैं ये dominant genes है और इसका जो concentration है जैसे इसकी पेरीफेरी की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, इसकी परिधि की तरफ बढ़ेंगे तो वो घटना शुरू हो जाता है। और साथ में क्या बढ़ता है, इंक्रीज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रेसेसिव जीन्स। रेसेसिव जीन्स बढ़ने लग जाते हैं पेरीफेरी में हम जब जाएंगे। क्यों हो रहा है? क्यों? इनलिए एक कारण है कि हम उच्च जो है चयन का दबाव लगाते हैं, सिलेक्शन प्रेशर होता है, या आइसोलेट कर देते हैं या इनब्रीडिंग कर देते हैं। उसकी वजह से रेसेसिव जीन्स पेरीफेरी में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। पहले की स्लाइड्स में भी क्लियर मैंने किया था ना, यहाँ पे थोड़ा सा नाम के साथ आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन, इंडोनेशियन, जापानीज, हिंदुस्तान, साउथ वेस्ट एशिया, यूरोपियन, साइबेरियन, मेडिटेरेनियन, नियर ईस्ट, अफ्रीकन, इंडीज, मैक्सिकन सेंटर, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आपको मैं एक लिस्ट बताना चाहता हूँ। जैसे वेवेलो ने 8 सेंटर फॉर ऑरिजिन्स बताए थे शुरुआत में, उसके बाद में उन्होंने 2 सेंटर्स में सब सेंटर डाले और इस तरीके से 8 + 3 11 वेवेलोवियन सेंटर फॉर ऑरिजिन को बताया। तो संस्कृत को ओल्ड वर्ल्ड सेंटर और न्यू वर्ल्ड सेंटर में बांटा गया है। जो भी एशियाई सभी देश है, यूरोप और एशिया के देश है, हम उनको ओल्ड वर्ल्ड में मानते हैं। और अमेरिका को बाद में डिस्कवर किया गया तो इसलिए उसको न्यू वर्ल्ड में लिया जाता है। टोटल जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों आते हैं। तो ओल्ड वर्ल्ड में पहला सेंटर है चाइनीज सेंटर है, दूसरा है इंडियन सेंटर है। इंडियन सेंटर को 2 भाग में डिवाइड किया गया, तो पहले को तो बनाया गया हिंदुस्तान सेंटर भी कहते हैं या इंडियन सेंटर भी कहते हैं। दूसरा जो है सेकंड ए, इसको इंडो मलयन सेंटर कहते हैं, जो एक सब्सिडियरी सेंटर है, उपकेंद्र कह सकते हैं। तीसरा जो है द सेंट्रल एशियाटिक सेंटर और इनर एशियाटिक सेंटर। कहीं कहीं बुक्स में आपको सेंट्रल एशिया मिलेगा, कहीं इनर एशिया मिलेगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, वो दोनों एक ही हैं। चौथा है एशिया माइनर और पर्सिया और नियर ईस्ट सेंटर। यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होइए, एशिया माइनर भी वही है, पर्सिया भी उसी क्षेत्र को कहते हैं, या नियर ईस्टर्न सेंटर भी उसी को ही कहते हैं। पांचवा मेडिटेरेनियन सेंटर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। छठवा द एब्सीनियन सेंटर, इसको अब इथोपियन सेंटर कहा जाता है। आइए न्यू वर्ल्ड में देखते हैं। सातवां जो है साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर कहते हैं। और उसके बाद में 8वां जो है साउथ अमेरिकन सेंटर है, जिसको हम 3 भाग में लेते हैं। तो साउथ अमेरिकन सेंटर जहाँ पे बोलिविया, पेरू और इक्वाडोर आते हैं। उसके बाद में 8th ए है चिली का सेंटर है, चिलियन सेंटर सब्सिडियरी सेंटर है।
और 8th बी ब्राज़ीलियन पैराग्वेन सेंटर सब्सिडियरी है। इस तरीके से टोटल 8 मेन सेंटर और 3 सब सेंटर मिला के 11 बेफिलोरियन सेंटर होते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे एलाबोरेट में। चाइनीज सेंटर में 138 डिफरेंट स्पीसीज पाई गई हैं और मोस्टली यहाँ पे सीरियल्स, बकवीट और लेग्यूम्स मेन सेंटर है। जबकि इंडियन सेंटर में 117 स्पीसीज हैं, राइस, मिलेट और लेग्यूम्स मुख्यतः पाई गई हैं। सेकेंड है जो है इंडो मलायन सेंटर है, इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस भी हैं। रूट क्रॉप्स, डायस्कोरिया स्पीसीज, टाका स्पीसीज एक्सेट्रा इसमें प्रिपोंड्रेंट है। फ्रूट क्रॉप, शुगर केन स्पीसीज इसमें पाई गई हैं। तकरीबन 55 स्पीसीज का ऑरिजिन हुआ है। तीसरा जो है इंडर एशियाटिक सेंटर या सेंट्रल एशियाटिक सेंटर, जिसमें तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आते हैं। यहाँ पे व्हीट, राई और बहुत सारे जो साकी जो लेग्यूम्स है, हर्बिसिस लेग्यूम या सीड्स ऑन रूट क्रॉप्स भी पाए जाते हैं। तकरीबन 42 स्पीसीज का ओरिजिनेशन हुआ है। एशिया माइनर, एशिया माइनर या पर्सिया या नियर ईस्ट हम इस क्षेत्र को कहते हैं। इसमें ट्रांस काउरेशिया, ईरान या तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे व्हीट, राई, ओट और फॉरेज लेग्यूम्स, फ्रूट पाए गए। तकरीबन 83 स्पीसीज का ओरिजिन यहाँ से हुआ है। पांचवा है मेडिटेरेनियन सेंटर्स या भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है, ये बहुत लिमिटेड इम्पोर्टेंस बताते हैं ईस्ट के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे व्हीट, बार्ली, फॉरेज, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तकरीबन यहाँ पे स्पाइसेस भी हैं और इथरल ऑयल प्लांट्स भी मिलते हैं। 84 स्पीसीज का ओरिजिन यहाँ से हुआ है। एब्सिनियन या इथोपियन सेंटर, यहाँ पे मुख्यतः जो व्हीट, बार्ले, लोकल ग्रेन, स्पाइसेस एक्सेट्रा मिले हैं। तकरीबन 38 स्पीसीज यहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। साथ साउथ मैक्सिकन और सेंट्रल अमेरिकन सेंटर है। ये मुख्यतः मीच, फैसियोलस, कुकुरबिटेसियस क्रॉप्स यहाँ का ओरिजिन हुआ है और 49 स्पीसीज यहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। नाउ कम टू द लास्ट साउथ अमेरिकन सेंटर, तो बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर यहाँ पे आते हैं। पोटैटो या रूट क्रॉप, ग्रीन क्रॉप्स ऑफ द एंडीज, जो एंडीज में ग्रीन क्रॉप्स लगाए जाते हैं। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ये सब करेंगे हम देखेंगे तो यहाँ पे कोकेन, क्विनीन, टोबैको मुख्यतः यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं और 45 स्पीसीज ओरिजिनेट हुए हैं। चिली क्षेत्र में, चिली में ओनली 4 स्पीसीज आउटसाइड द मेन एरिया ऑफ क्रॉप डोमेस्टिकेशन पाई गई हैं और इसमें सोलेनम ट्यूबिरोसम पोटैटो, इसको एंडियन सेंटर से डिराइव किया गया है और जो है दिस कुड हार्डली बी कंपेयर्ड विद 8 मैन सेंटर्स। तो इनको जो है बहुत मुख्य सेंटर्स के रूप में नहीं माना गया है, पर सब सेंटर हम इसको कहते हैं। ब्राजीलियन पैरागॉन सेंटर, ये भी आउटसाइड जो है मेन सेंटर से बाहर है, मेन सेंटर नहीं कहते, सब सेंटर है ये। यहाँ पे 13 स्पीसीज ही प्राप्त हुई हैं, जिसमें मैनीहोट एस्कुलेंटा जो है कसावा और एराचिस पीनट यहाँ पे कंसिडरेबल इम्पोर्टेंट मानी गई हैं। अदर्स में जो है पाइनएप्पल, रबर और कॉफ़ी यहाँ पे बहुत समय से डोमेस्टिकेट होती रही हैं। Now come to the important law given by Wabelow, the law of homologous series in hereditary variation 1920 में दिया गया। इसको आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि कैरेक्टर्स या गुण जो है किसी एक स्पीसीज में हमको मिलते हैं तो मे बी फाउंड इन अनदर स्पीसीज डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप। तो वैसे ही गुण दूसरे स्पीसीज जो उसके संबंधित स्पीसीज उस पर मिल सकते हैं और मिलने ही चाहिए। तो जीनोमिक्स जो है, प्लांट जीनोमिक्स के माध्यम से, जीन मैपिंग के माध्यम से हम इस पर साइंटिफिक बेसिस पे हम उसको स्टडी कर सकते हैं और जो है हम होमोलॉजी चेक कर सकते हैं। होमोलॉजी जो है डीएनए लेवल पे, प्रोटीन लेवल पे, इन लेवल पे हम उसकी होमोलॉजी देख सकते हैं। तो कोई स्पीसीज या जेनरा जेनेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और प्रोसेस करते हैं आइडेंटिकल सीरीज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इनके बीच में जो है आइडेंटिकल सीरीज जो है चेन या क्रम चलता है, उस आनुवंशिक भिन्नताओं का रेगुलरिटी होती है और हम अलाउ करते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिकल फॉर्म्स ऑफ अदर स्पीसीज
हम उसी बेसिस पे दूसरे स्पीसीज का आइडेंटिकल फॉर्म को हम प्रेडिक्ट करते हैं, सोच सकते हैं, और जिसमें किसी एक में नॉन फॉर्म होती है। तो वेविलोव ने पॉइंट किया कि जेनेटिक एनालिसिस फॉर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच शो पैरेलल वेरिएशन, समानांतर भिन्नताएं अगर किसी एक स्पीसीज में मिल रही हैं तो उसके दूसरे स्पीसीज या जेनरा में भी मिलेंगी ही मिलेंगी। और 1935 में जब उनको इनफ फैक्ट मिल गए थे तो फिर उन्होंने क्लोज रिलेटेड स्पीसीज और जेनरा को कंक्लूड किया कि इनमें कॉमन जीन्स होंगे ही होंगे। आपको आगे एग्जांपल में समझाऊंगा। ये बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल वेविलोव के द्वारा दिया गया है, जिसमें जो है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम और हॉर्डियम बल्कि तो ये तो हेक्साप्लॉइड है, ठीक है, टेट्राप्लॉइड है और ये डाइप्लॉइड स्पीसीज है। यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स लिए उन्होंने। ए जो है लॉन्ग ऑन्ड लिया, बी को है शॉर्ट ऑन लिया, सी को जो है इन्फ्लेटम लिया, और जो डी है वो ऑनलेस है, डी ऑनलेस है। तो आप देख सकते हैं कि एस्टिमम, ट्रिटिकम, डूरम और हॉर्डियम के तीनों में लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन दिख रहा है। सेकंड कैरेक्टर हम शॉर्ट ऑन देखें, शॉर्ट ऑन, शॉर्ट ऑन और शॉर्ट ऑन मिल रहा है। फिर इन्फ्लेटम, इन्फ्लेटम, इन्फ्लेटम और इन्फ्लेटम मिल रहा है। और लास्ट में ऑनलेस, ऑनलेस एंड ऑनलेस मिल रहा है। इसके साइज पे मत जाइए, हम यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर को देख रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑन्स नहीं है, कोई ऑन्स नहीं है, कोई, हालांकि ये साइज पे छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये मेनली जो है, ये जो होमोलॉगस सीरीज ऑफ वेरिएशन हमको यहाँ पे इसमें दिख रहा है, वो बेसिकली कॉमन जीन्स जो शेयर होते हैं अमंग स्पीसीज और जेनरा में, उसकी वजह से ये वेरिएशन मिलता है। तो इसी को कहा गया है कि होमोलॉगस सीरीज इन हेरिडिटरी वेरिएशन, कि अगर किसी एक स्पीसीज में हमको कोई वेरिएशन मिल रहा है तो नेचुरली उसकी दूसरी स्पीसीज में हमको वो वेरिएशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक जो स्पीसीज है एक दूसरे से कॉमन जीन्स को शेयर करती है। तो फाइनली हम इसको इस रूप में कंक्लूड कर सकते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन को, कि वाइड रेंज ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी जो है ट्रॉपिकल और वार्म एरियाज में मिली वर्ल्ड में। आप मैप मैंने आपको दिखाया है, एक्सपेडिशन हुए वो दिखाया है। और जो है मेजर फ्रूट क्रॉप्स जो दिख रही हैं वो मुख्यतः हाई माउंटेन वैली से मिली हैं, हाई माउंटेन वैली से मेजर फ्रूट क्रॉप्स मिली हैं और एक दूसरे से आइसोलेट हुए हैं लंबे समय के लिए, और उनका हैबिटेट का रेंज भी बदल गया है। मतलब कहीं ना कहीं पहाड़ों से फूड क्रॉप्स ओरिजिनेट हुए हैं माउंटेन वैली से, और फिर प्लेन्स में आके कल्टीवेट हुए हैं, और डिफरेंट इकोलॉजिकल मिक्स में आने की वजह से उनमें आइसोलेशन, इन ब्रीडिंग और इस म्यूटेशन, इन वजहों से डाइवर्सिटी क्रिएट हुई है। ऑल्दो बेसिक उनका जीनोमिक कॉमन पूल जो है वो सेम ही है, और लोगों ने इसमें सिलेक्शन किया जैसे वीट, बार्ली, ओट, राई, पोटैटो, मीज, और फिर इवेंचुअली इसको कैलकुलेट किया, और इस बेसिस पे हर इकोलॉजिकल एरिया में कुछ ना कुछ स्लाइट क्रिएशन उसमें मिलता ही है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर टॉपिक सेंटर ऑफ origin. Thanks for listening me.